हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैसर अकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया हुआ था और अगर आपने किया है तो बेस्ट है, नहीं तो हम लोग लास्ट में इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। आओ बच्चों, तो इसके पहले आपको एक टर्म सीखने की जरूरत है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका? ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर मैं आम भाषा में ये आपको बताओ बच्चों, देखो आप लोग एटमॉस्फेयर में हो, सब लोग एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर एटमॉस्फेयर बना रहा होगा, ठीक है। उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर एटमॉस्फेयर बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहां पर वो लोग स्पेस सूट पहन के जाते रहे, ठीक है। वो लोग बिना स्पेस सूट के नहीं जाते क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड के रूप में ब्लड फ्लो होता है उसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है ताकि वो प्रॉपर रूप से फ्लो हो सके। तो वही प्रेशर जो है वो बाहर नहीं मिलता, इसलिए उनको वो स्पेस सूट पहनना पड़ता है। या फिर वो लोग जिस स्पेसशिप में रहते हैं, ठीक है, मतलब जो रॉकेट उनको लेके जाता है, वहां पे वैसा एटमॉस्फेयर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पर लगाया जा रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको पी नॉट से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, जब मैं सी लेवल की बात करता हूं, ठीक है, जब सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को बोला जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब देखो, अब इसको लेकर आपके टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, थ्योरी पार्ट है, रीड कर लेना। अगर आपको पिछला वीडियो समझ में आया तो आप लोग वो अच्छे से समझ जाओगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या नाम था उसका? वो हमारा फॉर्मूला था P इक्वल्स टू एच रो जी। ठीक है बच्चों, क्या था वो? P इक्वल्स टू एच रो जी था। और आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं दो इक्वेशन। एक आपका आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, क्या आएगा? एक आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा और एक दूसरा आपका होगा गॉज प्रेशर। क्या होगा बच्चों? एक आपका होगा गॉज प्रेशर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है बच्चों। देखिए, मानिए मानिए कि मैंने यहां पर इस एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, यहां पर मैंने यहां पर एक क्यूबिकल शेप का, ठीक है, एक क्यूबिकल शेप का मैंने क्या लिया? मैंने यहां पर लिया एक लिक्विड कॉलम। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा शेप का लिया था? मैंने लिया था सिलेंड्रिकल शेप का, मैंने यहाँ पे क्यूबिकल शेप का लिया है। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसका एरिया क्या होगा? जाहिर सी बात है, मैं उसको ले लेता हूँ ए मीटर स्क्वायर, एरिया को ए मान लेता हूँ, ठीक है। और इस वाटर का डेंसिटी क्या होगा? रो केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसके अंदर आपको? बिल्कुल भी नहीं है। देख लो बच्चों, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि ये यहां से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर मान लो प्रेशर P होगा, तो नीचे वाले में, ठीक है, नीचे से इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा? वो ऊपर वाले प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो क्या होगा? वो ऊपर वाले प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मैं मान लेता हूं कि वो डीपी प्रेशर ज्यादा होगा। यहां से इसको एक प्रेशर P1 लग रहा होगा और यहां से भी इसको प्रेशर क्या होगा? P1 लग रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होंगे? एट एवरी पॉइंट ये सेम होंगे। तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस
कर लेंगे, ठीक है। बट जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ठीक है, बट जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा तो इसका एक वेट मैं मान के लेता हूँ कि ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो इसका वेट कितना होगा, मैं मान लेता हूँ कि इसका मास होगा डीएम और इसके ऊपर लग रहा होगा स्मॉल जी, ठीक है। क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर स्मॉल जी लग रहा होगा। अब अगर मुझे इस फिगर को बैलेंस करना है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, क्योंकि ये प्रेशर है, डीएमजी एक फोर्स है। तो फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का एक ही रास्ता है कि इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, कि इन सबको क्या करो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए, इन दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और यहां पर क्या हुआ, ये इनका एक इक्वेशन हमको यहां पर मिल जाएगा। और ये क्या है बच्चों, ये हाइट h नीचे है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये हाइट h नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आइए यहां से इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जहां पे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को, ध्यान से देखना। इक्वेशन मिल जाएगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, देखो पीए और डीएमजी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। पीए प्लस डीएम इंटू जी इक्वल्स टू पी प्लस डीपी इंटू ए, ठीक है। पी प्लस डीपी इंटू ए। अब ध्यान दो, इसको यहां पे लेके आओ। अब यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो जिनका डायरेक्शन एक है मैंने उनको साथ में लिया, तो पी ए प्लस डी एम जी इक्वल्स टू, ए को मल्टीप्लाई करो, पी ए प्लस डीपी इंटू ए, ठीक है। पी ए प्लस डीपी इंटू ए। अब यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये पी ए और ये पी ए कैंसिल आउट होके निकल जाएंगे, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब मुझको डी एम जी इक्वल्स टू डी पी इंटू ए, ठीक है बच्चों, स्मॉल प्रेशर इंटू एरिया। अब एक बात और बताओ बच्चों, कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि डेंसिटी मेरा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास कितना होगा डीएम, वॉल्यूम कितना होगा इसका डीवी होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डीएम को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू डीवी, सॉरी, डीएम को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ रो इंटू डीवी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो बच्चों, अरे यार, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, dp इंटू ए इक्वल्स टू डीएम की जगह पे रो इंटू डीवी इंटू जी, ठीक है। अब वॉल्यूम मेरा क्या होगा बच्चों, ध्यान से देख के बताओ, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, ठीक है। मान लो किसकी हाइट भी क्या है, स्मॉल डी एच होगी, ठीक है। ये पूरा हाइट h होगा, और ये जो इतना सा हाइट है ये क्या होगा, ये मेरा dh होगा। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, dv इक्वल्स टू एरिया इंटू डी एच इंटू जी, ये क्या बन जाएगा, dp इंटू ए। अब ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, ए से ए आपका कैंसल आउट होके निकल जाएगा, एक नया टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पर, dp इक्वल्स टू रो जी डी एच। क्या क्या मिल रहा है बच्चों, dp इक्वल्स टू रो जी डी एच, ठीक है। dp इक्वल्स टू रो जी डी एच। अब ध्यान देना कि अब यहां से मुझे चाहिए प्रेशर, ये है बहुत स्मॉल प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर मेरे को डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करना होगा डेफिनेटली। तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी एच। लिमिट लगाओ बच्चों, लिमिट कहां से होगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, क्योंकि ऊपर लग रहा होगा प्रेशर पी नॉट, नीचे वाले जो प्रेशर रहेगा वो पी नॉट से ज्यादा रहेगा, पी नॉट प्लस कुछ तो रहेगा वहां पर, क्योंकि नीचे जैसे जैसे मैं जाऊंगा प्रेशर मेरा बढ़ेगा, ठीक है। और यहां पर रो जी तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, रो जी तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर रो जी को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, तो रो जी इंटू ये आपका डी एच, हाइट क्या होगा, 0 टू एच, डेफिनेटली हाइट क्या होगा, हाइट आपका होगा 0 टू एच। कितना मिल जाएगा ये आपको, भी आपको मिल जाएगा P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच। क्या क्या मिल गया बच्चा आपको,
P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई होप कि आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं अपने, मैं थोड़ा इसको साइड में किए लेता हूँ। चल बेटा साइड में हो जा तू, आजा आजा आजा, साइड में हो गया। चलो देखो अभी P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, और अगर एक टर्म वहां भेजे तो क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो टर्म है, ठीक है, इसको बोला जाता है गॉज प्रेशर। ठीक है बच्चों, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर के डिफरेंस को बोला जाता है गॉज प्रेशर। ठीक है, और जब रो जी एच वाले टर्म के प्रेशर में जब पी नॉट जोड़ देता हूं तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं बोलूं कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल प्रेशर कितना होगा बच्चों, एक तो रो जी एच तो इसके ऊपर लग ही रहा है, ठीक है, एक तो रो जी एच का टर्म तो लग ही रहा है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है, तो ये पी नॉट यहाँ पर क्या होगा, एडिशनल आ जाता है। तो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, चलो आ जाओ, क्लियर हो गया ये, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब एक स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको जमे प्रेशर डेप्थ के साथ, ठीक है, प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसा होगा यहाँ पर रहेगा, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ मैं प्रेशर को, और यहाँ पर रखता हूँ मैं डेप्थ को, ठीक है, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, डेफिनेटली अगर उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रेशर है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय डिफॉल्ट वो लेके रखता है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ की वजह से डेप्थ बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी अपना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको आप लोग एक बार। ठीक है बच्चों, चलो हो गया इतना, आ जाओ अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले एक अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया गया है प्रेशर ऑन अ स्विमर, प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। भैया लेक में क्या होता है, मैं लेक में मान के कहता हूँ पानी होता है, और पानी का डेंसिटी कितना होता है, कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलो अब इसका प्रेशर निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे प्रेशर, भाई वो लेक में है ना, तो कितना प्रेशर, एक तो पी नॉट लग रहा होगा डेफिनेटली, और ऊपर से रो जी एच तो वो अलग लग रहा होगा, तो क्या मिल जाएगा P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अब भैया अप्रोक्सीमेशन से मैं आंसर ले लेता हूँ। पी नॉट मेरा क्या होता है, पी नॉट मेरा होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली पी नॉट की वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेटली पी नॉट की वैल्यू होगी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 10⁵ प्लस, सही से लिख लो, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ प्लस रो की वैल्यू क्या है 10⁻3, जी को मैंने माना 10, हाइट है 10 मीटर। कितना बन गया ये बच्चों, ये बन गया 10⁵ प्लस 10⁵। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये जो वैल्यू है इसको हम लोग 1 atm भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 1 atm भी कहते हैं। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स 10⁵ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 atm किसके बराबर है, 10⁵, तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 atm।
ठीक है बच्चों। तो स्विमर के ऊपर लगभग लगभग प्रेशर कितना लग रहा होगा, 2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, बिल्कुल भी होगी ही नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग, आ जाओ। अब इसके पहले कंसेप्ट सीखना है हमको, ठीक है बच्चों। इसके पहले क्या सीखना है हमको, एक कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट क्या है, जैसे सपोज कीजिए पहले के टाइम में जब हाइट वगैरह नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो अपने पूर्वज थे, अगर किसी रिवर का या पॉन्ड का उनको गहराई पता करना है, खास करके पॉन्ड्स का, ठीक है, तो उनकी गहराई वो लोग कैसे निकालते थे, ठीक है। तो उनमें क्या आता था, एक बंदा नीचे जाता था और वो लोग बुलबुले का आकार देख के पहचानते थे कि इसकी हाइट कितनी है। क्योंकि देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, देखो, और यहाँ पर यहाँ तक भरा हुआ है पानी, ठीक है। इसको किसी पॉन्ड की जगह समझो, ठीक है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, मान लो यहाँ पर अपना गोबर है, मान लो कि यहाँ पर अपना गोबर है, तैर रहा है, ठीक है, मरा नहीं पड़ रहा है, तैर रहा है वो, ठीक है। और यहां से उसने छोड़ा एक बुलबुला, क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, और बुलबुला जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बढ़ता रहेगा। क्या होगा, उसका आकार बढ़ता रहेगा। तो वो लोग बुलबुले का साइज देख के पहचानते हैं, वो लोग बुलबुले का साइज देख के पहचानते हैं कि इस तालाब की हाइट कितनी होगी, कि इस तालाब की हाइट कितनी होगी। समझ गए बच्चों, ड्राइंग नोट कर लो आप लोग, ठीक है, नोट कर लो इसको कि बुलबुले की हाइट क्या होगी बच्चों, कितनी होगी। अब देखो, अब यहां पर मैं अगर एक चीज नोट कर रहा हूं आपको कि ये क्या है, रेडियस है, ये उससे छोटा रेडियस है, रेडियस बढ़ रहा है ना, प्रेशर घटेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजेस देन साइज ऑफ बबल, ठीक है, देन साइज ऑफ बबल इज इंक्रीजेस। अगर प्रेशर घटेगा तो साइज ऑफ बबल बढ़ेगा। अब एक बात और नोट करो यहाँ पर, क्या इसके अंदर गैस है, ठीक है, दूसरा रंग लेता हूँ, क्या इसके अंदर गैस है, और डेफिनेटली वो गैस क्या रहा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहा होगा, भले उसकी साइज बढ़ रही हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या रहा होगा, ये एक आइसोथर्मल कंडीशन में होगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन में होगा। अब यहां पर आपका आता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। एन तो कांस्टेंट है ही, आर तो गैस कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, कांस्टेंट लिख सकता हूं, ठीक है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूं। अब डेफिनेटली जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकता हूँ ना। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकता हूँ। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब क्या है बच्चों, कि जब इसने कुछ बुलबुले निकाले, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गैस होगी, और वो गैस से वो ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली गैस भी वही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो होता है आइसोथर्मल कंडीशन। समझ गया इतना आपको, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फाइंड द डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है बच्चों, फाइंड द डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड व्हेन द रेडियस ऑफ बबल इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स। मतलब नीचे अपना गोबर बैठा हुआ है, ठीक है,
ये जो गोबर नाम का बंदा अपना वो बैठा हुआ है, उसने क्या बताया, उसके बुलबुले को देख के लगा कि भैया उसने R1 रेडियस का बुलबुला दिया होगा, बट जो ऊपर आते आते अब क्या हो गया, उसका दुगना साइज हो गया है। तो नया वाला रेडियस क्या है मेरा, 2 टाइम्स R1 है। तो उसने पूछा है कि इसका डेप्थ बताओ। क्या आप लोग इसको ट्राई करना चाहोगे बच्चों? क्या आप लोग इसको ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे हम ट्राई इसको। आ जाओ, देखो, चलो थोड़ा सा इनके लिए डायग्राम ड्रॉ किया जाए। देखो, अपने भाई साहब ने यहाँ से बुलबुला दिया, जो ऊपर थोड़ा बड़ा 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 हो गया, बाद में इतना बड़ा हो गया। ठीक है, 2 मीटर, 2 मिनट। ये क्या हो गया इसको, देखो, नहीं बन रहा बच्चों, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। उसने रेडियस R1 का बुलबुला छोड़ा होगा, जो क्या हो गया, 2 टाइम्स R1 हो गया है। ठीक है, बस इसका हाइट हमको पता लगाना है, समझ लेना कि ये बुलबुला नीचे की ओर है, तो इसको जाना तो चाहिए। जाएगा ये नीचे, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, चलो, ये अपना क्या है, R1 है, और ये अपना 2 टाइम्स R1 है। चलो, आ जाओ अब, देखो यहाँ पर कि भाई साहब की बातें क्या है। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा बच्चों, P1V1 = P2V2। यार डेफिनेटली यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा ना। हाँ बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। अरे बाप रे, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं मान लेता हूँ 10 की पावर 5 होगी, नहीं लेता हूँ 1 को, अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ। ठीक है, P2V2, चलो, तो P1V1 एज इट इज रखो। बबल है, स्पीयर होगा, तो रेडियस पहले क्या होगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल्स टू P2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कैंसल, देन P1 इंटू R1 क्यूब, देन P2 इंटू R2 क्यूब। R2 की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों मेरे को, 2 टाइम्स R1 क्यूब मिली है। देन P1 इंटू R1 क्यूब कितना मिल जाएगा ये, P1 डॉट R1 क्यूब इक्वल्स टू P2 इंटू 8 टाइम्स R1 क्यूब, P2 इंटू 8 टाइम्स R1 क्यूब। R1 से R1 कैंसिल हुआ, क्या मिल गया, P1 = 8 टाइम्स P2। अब अगर एक कॉमन सेंस की बात जो मैंने आपको अभी बताई और वो आपको दिखाई दे रही है, अगर स्ट्रेट खिंच जाए मेरे भाई, क्या मिलेगा ये, P1 = 8 टाइम्स P2। क्या होगा ये, P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो नीचे है अभी, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वो कुछ हाइट h नीचे होगा ना बच्चों, वो कुछ हाइट h नीचे होगा, क्या मिल जाएगा, P0 प्लस रो जी एच इक्वल्स टू 8 टाइम्स P0। क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना, उसके पास क्या होगा, प्रेशर घटता जाएगा। यहां पर देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, P1 > P2, और P2 मेरा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि वो ऊपर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मिल जाएगा 7P0 इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद अब आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद अभी आप लोग कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हो। चाहिए तो लिख लो यार,
एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7p0 डिवाइडेड बाय रो जी। मैं इसको मान लेता हूँ 10⁵ और नीचे लिख लेता हूँ मैं रो माने 10⁵ और ये मेरा बन जाएगा 10। मेरा आंसर आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है बच्चों, इस पॉन्ड की हाइट अप्रोक्सीमेटली, इस पॉन्ड की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली होगी बच्चों 70 मीटर। लिखना है बच्चों आप लोगों को, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट की हाइट क्या होगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो ये वाला सवाल है वो, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। देखो बच्चों, इसके अंदर हमने अब तक 5 क्वेश्चन किए और आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व अनसॉल्व जोड़ के अप्रोक्सीमेटली हम लोग 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर होंगे और जिससे आपके सीडी के पीवाईक्यूज इजीली हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो थ्योरी आपको मिलने वाला है वो डेफिनेटली आपके सीडी के टेक्स्ट बुक से ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग 2020 के बाद से अगर सीटी का पेपर पैटर्न उठा के देखते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको कम नहीं लगेगा वो पेपर, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा ऊपर बनाया ही जाता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude, then how high would the atmosphere extend? ठीक है, how high and how high would the atmosphere extend? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बोलना चाहता है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। चलो भाई साहब सी लेवल बना दो। ठीक है, सी लेवल के ऊपर डेंसिटी कितनी है, कितनी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, assume that it does not change with altitude, then how high would the atmosphere extend? भैया अभी यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अभी सी लेवल पर क्या है, अभी सी लेवल पर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्या है सी लेवल पर अभी एटमॉस्फेयर है। ये कितना ऊपर जा सकता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, वो पूछ रहा है कि इस हाइट एच की वैल्यू बताओ। वो पूछ रहा है कि इस हाइट एच की वैल्यू बताओ ये कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा और जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म होता है वहां पे प्रेशर की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, वहां पे प्रेशर की वैल्यू होती है 0। और डेफिनेटली मेरे को मालूम है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा बच्चों, पी नॉट होगा। अब इसके बाद में मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कुछ जरूरत पड़नी चाहिए, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो यहां पर पी नॉट होगा तो डेफिनेटली आप पी नॉट इक्वल्स टू ही तो रो जी एच बनने वाला है बच्चों। डेफिनेटली पी नॉट इक्वल्स टू, देखो अगर यहां पर जो फाइनल प्रेशर हो तो मेरा 0 है, तो अब क्या होगा, जो प्रेशर होगा वही तो पी नॉट होगा और पी नॉट ही क्या होगा, रो जी एच होगा। तो पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच, आई वॉन्ट एच, देन पी नॉट, देन पी नॉट अपॉन रो जी। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी ली गई है, 1.29 ली गई है। तो यहां पर पी नॉट को मैं ले लेता हूं 10⁵ डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 1.29 इंटू 10। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 10⁵ डिवाइडेड, मैं इसको लिख लेता हूँ 12.9। अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा मैं। यहाँ मुझको मिल जाएगा 10⁵5/13। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 13 लिया है। एक बात मैं आपको हमेशा से न्यूमेरिकल्स के लिए बोलता आ रहा हूं बच्चों, 1/1 से लेके 1/2, 1/3, 1/4 अप्रोक्सीमेटली आपको कम से कम 1/21 या 20, मैं 21, 30 तक अपने बच्चों को बोलता हूं। आपको इतने फ्रैक्शंस पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट तक याद होने ही चाहिए, ताकि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको तब आपका दिमाग वहां पे सफर ना करे। ठीक है, तो देखो यहां पर 1/13
आपका क्या होता है, ये आपका होता है 0.0769 इंटू 10 की पावर 5। कितना बन जाएगा, यहाँ पर किलोमीटर दिया गया तो 10 की पावर 3 मेरे को बाहर रखनी ही है, तो ये मेरा बन जाएगा 7.69 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स भी लिख सकता हूं। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स भी लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए क्लियरली एकदम? देख रहे हो ना, आंसर आपका आ गया, क्या आ गया आपका आंसर? ऑप्शन ए इज 8 किलोमीटर। और डोंट वरी बच्चों, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है, आप लोग चाहे तो वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूं, आप लोग लिख लो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो तो आज अपना लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट होना है जिसका नाम है बैरोमीटर और मैनोमीटर। ठीक है बच्चों, जिसका नाम क्या, एक काम करता हूँ अगले स्लाइड पे ही लिख ही लेता हूँ मैं, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर होगा। आपका नेक्स्ट वीडियो का स्टार्टिंग टॉपिक ही होगा बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्लस इन सब के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। बैरोमीटर, मैनोमीटर, इसके बाद का टॉपिक होगा आपका सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसके बाद का टॉपिक होगा सरफेस टेंशन। इसके बाद में आपका होगा सरफेस एनर्जी। क्या होगा बच्चों? आपका होगा सरफेस एनर्जी। अब देखो, अब यहाँ पर जो एक चीज जानने वाली है कि यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताऊंगा, लैपलास। ठीक है, लैपलास इक्वेशन। ये बच्चों इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीईटी में अब तक यहाँ से कम 10 बार सवाल बन चुके हैं, कम से कम 10 बार सवाल बन चुके हैं। एक ड्रॉप वाला, एक स्पीयर वाला केस। ठीक है, एक ड्रॉप और एक बबल वाला केस। डायरेक्ट लैपलास इक्वेशन में डालो, आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि इतने टॉपिक्स हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि अपना जो अगला है वीडियो वो इस पे ही जाएगा, उसके बाद में ये तीनों चीजें कवर होंगी। लैपलास इक्वेशन के बाद में आपका सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरी फॉल मींस कैपिलरी राइज। ठीक है, फिर उसके बाद में मेनिस्कस। उतना करने के बाद में अपना पार्ट 1 का दी एंड होगा। उसी के साथ में अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 जो इस हिस्से के रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए मैं यहीं पे दी एंड करता हूं। एक और प्रॉब्लम है बच्चों जो बहुत सारे बच्चों को फेस होती है कि सर कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, न्यूमेरिकल्स भी समझने के बाद हो जाते हैं, बट आफ्टर दैट जब खुद से करने बैठते हैं हम लोग तो समझ में नहीं आता कि अप्रोच कैसा रखना है। तो एक दिन मैं उसके ऊपर भी लेक्चर लाऊंगा आपका। ठीक है बच्चों, ताकि आपको अप्रोच कैसे रखना हो। बच्चों बस मैं एक बात आपको और बोलूंगा, अगर आप लोग सीईटी के बच्चे हो, ठीक है, सीईटी के बच्चे तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम दोगे ही दोगे, बट आपका जो बेसिक फिजिक्स वाला, जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है बच्चों, वो आप लोग अपना बहुत स्ट्रांग रखना, क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रांग हुआ तो आप लोग डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लाओगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के क्वेश्चंस को बिना रिवाइज किए सोना मत। आज का जितना भी है रिवाइज अच्छे से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और देखते रहना, हम लोग धीरे धीरे 5 से लेके 60 तक बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए बाय।